Buenos días फ्रॉम वलेंसिया अगेन। बीच देखने जा रहा हूँ। सुबह सुबह उठ गया हूँ तड़के, थोड़ा लेट हो गया हूँ उठने में। मैं पता नहीं मैंने अलार्म कैसे बंद कर दिया, और पहली किरण तो शायद मैं नहीं देख पाऊँगा सूरज की। आई एम ऑलरेडी लेट, लेकिन थैंक गॉड थोड़े बादल हैं आज, तो सनराइज़ थोड़ी लेट होगी कंपैरेटिवली। लेकिन बीच देखूँगा सवेरे। सुबह सुबह बीच पे लोग भी कम होते हैं, तो मेरे ख्याल से इट वुड बी मोर पीसफुल। हो गई बस, शिट बस निकल गई मेरी, अगली बस 10 मिनट बाद है। What a beautiful sunrise. Totally worth it यहाँ आना। बल्कि थोड़ी और जल्दी आता और बेटर था। तो सुबह सुबह बीच देखना था मेरे को। ये तो चाह पूरा हो गया। बीच पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करके अब मैं सिटी के अंदर जा रहा हूँ। बाकी वलेंसिया सिटी खुद में बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत बड़ी सिटी है, पुरानी सिटी है, और अपनी खुद की आइडेंटिटी कैरी करती है। इनकी खुद की लैंग्वेज भी है वलेंसियन। वैसे कैटलन एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है इस रीजन में, कैटलोनिया साइड में पड़ता है, उसके बारे में बाद में बताते हैं। लेकिन इनकी खुद की लैंग्वेज वलेंसियन भी है, जो कि स्पेन से सरप्राइजिंगली काफ़ी अलग साउंड करती है। बहुत फ्रेंच भी लग सकती है आपको वो सुनने। ये मेडिटेरियन सिटी थी और यहाँ पे सिल्क बनता था। जी हाँ, यहाँ का सिल्क ट्रेड बहुत ज़्यादा था। इसको यूरोप का सिल्क रूट कह लो। और जितना भी सिल्क अगेन अरब्स ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है स्पेन में। तो सिल्क था, बिजनेस था, और मेडिटेरियन सिटी थी ऑब्वियसली। आसपास बॉर्डर करती थी और सिटीज़ को, कोस्टल सिटी थी, तो इंपॉर्टेंस तो बेयर करती थी। तो इसको इन्वेडर्स का खतरा हमेशा था। तो यहाँ पे गेट्स वगैरह थे, लेकिन उनमें से आज 2 ही गेट बचे हुए हैं। और वॉल्स थी, पूरी सिटी वॉल्स से सराउंडेड थी, लेकिन अभी वो सारी वॉल्स टूटी हुई हैं। वो किसी ने नहीं तोड़ी, वो इन्होंने खुद ही तोड़ी हैं। और बाकी कुछ पुरानी बिल्डिंग्स, यहाँ पे 1980s में बहुत बड़ा फ्लड आया था, उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स गिर गई थी इनकी। वलेंसिया के शुरू होते ही आपको मिल जाएगा द डोर ऑफ वलेंसिया, पुराना वलेंसिया गेट। वो गेट है, लेकिन उसकी वॉल्स अभी टूट गई हुई हैं। मैंने आपको बताया था, इन्होंने खुद ही वॉल्स गिरा दी थी सिटी को एक्सपैंड करने के लिए। अंदर की तरफ से उनमें कुछ नहीं था। सो इमेजिन बाय चांस अगर कोई एनिमी आके इस पे कॉन्कर कर लेता। उस टाइम पे इनके एनिमी कास्टिलियंस थे थोड़े टाइम के लिए, तो वो जब कॉन्कर कर ले तो फिर भी वलेंसियंस के पास इस साइड से चांस है उनको मारने का। लेकिन आगे की तरफ से ये ऐसे दिखते हैं कि जैसे पूरा का पूरा किला होता है, इसके अंदर रहने की जगह होती है। बट इसको टेक ओवर करने के बाद इस साइड से एनिमी एकदम अनकवर्ड है। तो ये देखो पीछे फोर्ट्रेस, मतलब देखने में ऑब्वियसली लगता होगा कि ये पिछली साइड से इतना कमज़ोर नहीं है जितना था। सो ये एक धोखा था। बाकी वलेंसिया पोर्ट पे होने की वजह से पानी के काफ़ी पास था, तो एक बार यहाँ पे फ्लड आ गया था। पूरी सिटी बर्बाद हो गई थी फ्लड में, बहुत ज़्यादा लोग मरे थे। डिक्टेटरशिप थी, उन्होंने कहा 100 बंदे मरे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बंदे मरे थे। सो उसके बाद माद्रिद ने क्या किया, इस सिटी में कनाल बना के पानी बार बार से निकाल दिया। सो ये जो पीछे आप गार्डन देख रहे हो, बहुत बड़ा गार्डन है। यहाँ पे किसी टाइम पे रिवर था, सो उन्होंने रिवर को बंद करके यहाँ पे गार्डन बना दिया, ठीक है। और एक और बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे रिवर था, उसको बंद करके एक 6 लेन हाईवे बना दिया उन्होंने। तो पीछे गेट के आप ऊपर भी जा सकते हो, चढ़ना पड़ता काफ़ी। मैं नहीं गया कि मेरे को लोग सच में राजा ना समझने लग जाए। आप जा सकते हो। इनको स्पेन के अंदर भी खतरा था, जिस तरह मैंने आपको बताया कि गलीसिया और कास्टिलिया रीजन थे, इनको खतरा था कैस्टिलिया से। वलेंसिया को कैस्टिलिया ने कई बार अटैक करने की कोशिश की है। एट द एंड उन्होंने ले भी लिया वलेंसिया को, लेकिन काफ़ी बार वलेंसिया ने रेजिस्ट भी किया अपनी दीवारों के चलते, अपने जो बॉर्डर्स, जो गेट्स बनाए थे उनके बदौलत। तो जो सन 1400s का जो टाइम था वो इनके लिए गोल्डन पीरियड था, क्योंकि उस टाइम पे इस शहर में पैसा बहुत था, बहुत ज़्यादा इनका ट्रेड चल रहा था मेडिटेरियन के रास्ते, और बहुत ज़्यादा ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस भी थी ऑब्वियसली बॉर्डर होने की वजह से। आपको पता होगा इसी वजह से मुसोलिनी ने, जो कि इटली का डिक्टेटर था, उसने बॉम्बिंग भी करवाई थी यहाँ पे। 400 बॉम्ब मारे थे उसने वलेंसिया में सिर्फ, लेकिन एट द एंड हुआ कुछ नहीं। बॉम्ब मारने में अच्छा नहीं था वो। जो हिस्टोरिकल टावर था जिसके ऊपर मैं गया, उसके एकदम पास बॉम्ब पड़ा था एक, आज भी उसके दीवारों के आसपास बॉम्ब के डिस्ट्रक्शंस के निशान है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जब यहाँ पे मुसोलिनी बॉम्ब मार रहा था तो ऐसे शेल्टर्स बने थे जिसके ऊपर लिखा गया था रेफ्यूजियो। लोग ज़्यादातर अनपढ़ थे, लोग पढ़ लेते थे इसको। रेफ्यूजियो आसान वर्ड है, रेफ्यूज। तो इसके अंदर, ऐसे शेल्टर्स के अंदर तकरीबन 300 लोग आ जाते थे एक बार में। वलेंसिया एक मेडिटेरियन सिटी है, तो ऑब्वियसली बहुत पुरानी है। रोमन एम्पायर से इसकी हिस्ट्री चल के आती है।
रोमन्स ने काफ़ी टाइम यहाँ पे हुकूमत की। और ऑब्वियसली ये जो आप मैप देख पा रहे हो इसमें 3 वेलेंसिया दिखाए गए हैं, एक रोमन वेलेंसिया और जो सबसे बड़ा वेलेंसिया आप देख पा रहे हो आउटर लाइन, ये है मॉडर्न वेलेंसिया। लेकिन ये बीच वाली लाइन क्या है, सरप्राइजिंगली ये है मुस्लिम वेलेंसिया। अबेरियन पेनिनसुला यानी कि स्पेन और पोर्चुगल काफ़ी टाइम के लिए मुस्लिम हो गया था। अरब्स ने या कह लो कि नॉर्थ अफ्रीकन्स ने यहाँ पे आके हुकूमत की थी, काफ़ी टाइम यहाँ पे आके राज किया था उन्होंने। 711 में उन्होंने हमला बोल दिया था और 7 से 9 साल की जंग चली थी। फिर उन्होंने इस पूरे एरिया पे पोर्टुगल और स्पेन पे कब्जा कर लिया था। काफ़ी टाइम वो यहाँ रहे हैं, आपको उनका इन्फ्लुएंस दिखेगा इनकी लैंग्वेज में, इनके आर्किटेक्चर में, इवन की घरों पे जो टाइलें लगी हैं उन पे। यहाँ पे काफ़ी वॉल्स हैं, अरब रिमेन्स हैं अभी भी, तो दिखने में पता चल जाता है कि वो अरब से हैं या एशियन है। उसके अलावा यहाँ पे जो एक खजूर का पेड़ होता है वो भी अरब लाए हैं, और इरिगेशन को भी काफ़ी हद तक अरब लेके आए थे, और मिठाइयाँ भी यहाँ पे काफ़ी अरब लेके आए थे। सो अरब्स की काफ़ी कंट्रीब्यूशन है स्पेन के अंदर। सारा का सारा स्पेन पोर्टुगल उन्होंने ले लिया था, सिवाय स्पेन के ऊपर वाले 3 इलाकों को छोड़ के। ये वो एरिया थे जिन्होंने धीरे धीरे एंटी अरबिक या एंटी मुस्लिम कह लो मुहिमें छेड़ी, इनिशिएटिव्स लिए, और धीरे धीरे करके उन्होंने स्पेन को वापस से हथिया लिया। सो 1492 में लास्ट सिटी को कब्जा करके स्पेन फिर से क्रिश्चियन बन गया। फिर उसके बाद पॉपुलेशन लेकिन यहाँ पे रह गई थी मुस्लिम्स की काफ़ी, कोई बहुत टाइम नहीं हुआ पॉपुलेशन को यहाँ से गए, लेकिन वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी और उसको ख़त्म करना चाह रहे थे ये लोग, क्योंकि साइड वाले कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस था। फॉर एग्जांपल फ्रांस और सेंट्रल यूरोप और जितनी भी यूरोपियन इनके नेबर्स हैं, इनको लगता था कि स्पेन फिर से मुस्लिम हो सकता है, क्योंकि आपको पता है अरब्स की हिस्ट्री कैसी रही है, वो कॉन्कर कर लेते थे और वो एक बार कर चुके थे कॉन्कर, तो अगर वो यहाँ होते तो उनके लिए शायद इतना मुश्किल ना होता इस सारे एरिया को वापस से लेना। सो दे मेड श्योर कि हम सभी मुस्लिम्स को यहाँ से निकाल दें। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे रूल्स लाए, कंपल्सरी कर दिया लोगों को कि अपना रिलीजन चेंज करो। स्टार्टिंग में टैक्सेस वगैरह वाले थे, लेकिन बाद में स्पेनिश एक्विजिशन जो थी उसने फोर्स किया लोगों को कि अपना रिलीजन बदलो। तो ज्यूज ने और मुस्लिम्स ने अपना रिलीजन चेंज करना शुरू कर दिया, और इतना ज़्यादा स्पेनिश एक्विजिशन इसके बारे में मेक श्योर करना चाहती थी चीज़ों को कि उन्होंने क्या किया, लोगों को इवन पोर्क तक खिलवाया। मार्केट्स में जहाँ जो ज्यूज एरिया थे, जो मुस्लिम एरिया थे, वहाँ पे उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि जितनी भी स्वीट्स हैं उसके अंदर पोर्क डालो, और ऐसी चीज़ें करके मेक श्योर किया कि लोग अपने रिलीजन कन्वर्जन को फेक ना करें, है ना, कि अंदर अंदर से मुस्लिम रह जाएं, ऊपर से कह दें कि हम तो क्रिश्चियन हैं। सो सन 1600s में इन चीज़ों की बदौलत फाइनली जितने भी मुस्लिम थे वो स्पेन छोड़ के चले गए। ज़्यादातर लोग ट्यूनीसिया गए और ओटोमन एम्पायर में फैल गए। सो इस तरह मुस्लिम्स की हिस्ट्री स्पेन में ख़त्म हो गई। अब जो स्पेन में मुस्लिम्स हैं जो कि रीसेंट इमिग्रेशन के चलते आए हैं, नहीं तो पुराने वाले मुस्लिम यहाँ पे कोई भी नहीं था। स्पेन में ज्यूज़ भी काफ़ी थे, लेकिन आपको पता है यूरोप में ज्यूज़ की हिस्ट्री ख़राब ही रही है, बेचारों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। तो सन 1300 में इन्होंने ज्यूज़ को एक बार एक्सपेल किया था, क्योंकि जो ब्लैक प्लेग हुई थी उसका इल्ज़ाम जैसे तैसे करके क्रिश्चियंस ने ज्यूज़ पे लगा दिया था, और स्पेन ने उन्हें एक्सपेल कर दिया था। वो सारे पोर्टुगल भाग गए थे, बाद में पोर्टुगल ने भी उन्हें एक्सपेल कर दिया था। कर आके इतना स्ट्रगल मुस्लिम्स ने यूरोप में नहीं किया जितना ज्यूज़ ने किया है। यहाँ की एक बड़ी फेमस डिश है पाइया, ये कहते हैं उसको। वो ये चिकन और राइस के साथ बनाते हैं और आलू भी डालते हैं उसमें शायद। राइस यहाँ पे बड़े उगते हैं। यहाँ पे साइड पे एक जगह है अल बुराफ ऐसे कुछ नाम करके जगह है, देखो फिर से अरबिक इन्फ्लुएंस। उस टाइम पे वेलेंसिया गरीब हुआ था, तो इन्होंने ना सस्ती चीज़ों से ज़्यादा फीड करना शुरू किया था लोगों को। तो पाइया ये जो है वो यहाँ पे पोटैटोज और राइस के साथ किसी मीट को बनाते हैं। अभी चिकन बनता है, चिकन रैबिट या फिर स्नेल्स, लेकिन जब वो शुरू हुआ था पाइया ये का ट्रेडिशन, वो स्टार्टिंग में शुरू हुआ था चूहों से, क्योंकि इनके जो चूहे थे वो बहुत बड़े थे, मतलब बिल्ली के साइज़ के चूहे थे। तो लगा लो जब कोई बिल्ली चूहे के पीछे भागती थी तो समझ नहीं आता था बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है, चूहा बिल्ली के पीछे, क्योंकि इनके चूहे इतने ज़्यादा बड़े थे। तो ये उनको खाते थे। अभी भी ये बिलीव करते हैं कि वो चूहे ठीक थे खाने में, क्योंकि वो खेतों के चूहे थे ना कि नालियों के, बट स्टिल चूहे तो गंदे ही होते हैं। आज के टाइम पे चूहे बनाना पाइया में या फिर चूहे कुक करना फॉरबिडन है, नहीं बना सकता कोई भी। लेकिन मेरे को डर है इन चीज़ों से, क्या पता किसी को अंदर ही अंदर चस्का हो ओरिजिनल पाइया खाने का और हर किचन में बनते हो, तो मैंने वो ट्राई नहीं किया। अगर आपने करना आप कर सकते हो। अब यहाँ से लेता हूँ मैं बस
और जाता हूँ दूसरी सिटी। स्पेन के अंदर ट्रैवल करना इतना कन्वीनियंट और इतना आसान नहीं है जितना सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ में है। मैं यहाँ से बस लेके जाऊँगा बार्सिलोना। मेरे को बस पड़ी तकरीबन 40 यूरो की। एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने इतना, क्योंकि इतने की तो मेरे को फ़्लाइट ही नहीं पड़ी स्पेन तक। जब आप स्पेन आओ तो मेक श्योर कि आप अपनी फ़्लाइट्स के साथ साथ जिन सिटीज़ में आपने जाना है उसको भी प्लान करके आओ। यहाँ से बस लेके ये गई है बस लेके बस स्टेशन पहुँचाओ। Estacio de Autobus, Estacio de Autobusos, स्टेशन ऑफ बसेस। यहाँ से जाऊँगा अब बार्सिलोना। 1 घंटे जल्दी पहुँच गया मैं, क्योंकि यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेरी समझ में अभी तक आया नहीं था। बस आती थी, कभी नहीं आती थी, कभी आके कैंसिल हो जाती थी, कभी बिना आए ही चली जाती थी, मतलब मैप्स पे। सो मैंने सोचा कि पहले ही जाता हूँ यार, क्यों रिस्क लेना। कॉफ़ी पड़ गई मेरे को 1.5 यूरो की। बस लिया मैंने आलसा, क्योंकि मैं आलसी हूँ। कॉफ़ी में दम नहीं है, कॉफ़ी मेरे को पसंद नहीं आई स्पेन की, लेकिन सही है, काम चलता है। स्पेन में खर्चा तो ठीक ठाक ही है, कम है चीज़ों का, बट अकोमोडेशन का ज़्यादा आ जाता है। और कबूतर तो ऐसे आ रहा है मेरी कॉफ़ी के पास जैसे इसने पैसे दिए होते हैं। और नज़र इसकी यहाँ पे है, खाने पे है नज़र इसकी। खाना मेरे पास है नहीं, सारे आम गुंडागर्दी फैला रखी है इन्होंने, टेबलों पे जाके बैठ रहे हैं और खा रहे हैं। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। भाई सारी कॉफ़ी का मज़ा ख़राब कर रहे हैं ये कबूतर, सीरियसली उड़ते जा रहे हैं, सिर के ऊपर से निकल के जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से इनको भगा के कॉफ़ी पीनी पड़ रही है, इनसे छुपा के कॉफ़ी पीनी पड़ रही है, या पैसे दे के भी। देखो ये है शायद मेरी बस। इन्होंने सफाई काफ़ी ठीक ठाक मेंटेन करी हुई है यहाँ पे, इतने इमिग्रेंट्स होने के बावजूद ही। देखो बात जो मर्जी है, बाहर के लोग आके गंद तो डालते ही हैं ना, अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं, वो फिर वो एरिया अच्छे नहीं रहते। इवन कि जर्मनी जैसी कंट्री में भी, जहाँ पे आपको ज़्यादा इमिग्रेंट्स दिखते हैं, वहाँ पे गंदगी दिख जाती है। लेकिन स्पेन में जितने इमिग्रेंट्स हैं उस हिसाब से गंदगी उतनी नहीं है। उस हिसाब से काफ़ी उस हिसाब से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम करना हुआ है अपने क्लीनलीनेस पे।